हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो आप डायग्राम बना हुआ कुछ देख सकते हैं जो कुछ इस तरीके से है। तो फिलहाल शुरुआत में हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे और फाइनली जो व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन है जो बाय यूजिंग किरचॉफ फॉर्मूला हम ऑब्टेन भी करने वाले हैं। तो तीनों चीजें हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पर यूज किया है और साथ में एक गैल्वेनोमीटर लिया है, एक बैटरी का यूज किया है और 2 की मैंने यहाँ पर ली है। तो पहली की जो है वो मैंने इस बीडी आर्म में इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट की है, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर कैटू। और ऐसे कैसे बैटरी केवन जिसको मैं नाम दे रहा हूं, तो इस की को मैं इस बैटरी जिसका अपना एक ईएमएफ होगा इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यह इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसके वर्किंग के बारे में हम बात कर लें तो होगा क्या कि जैसे ही की कैवन को हम प्रेस करेंगे तो हमारी बैटरी से करंट जो है वो ड्रॉ होना शुरू होगा और यही करंट जो है आगे इन ब्रांच में डिवाइड होते हुए फाइनली इस पॉइंट पर मिलेगा और मेरा करंट जो है वो वापस बैटरी में चला जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं इसी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर हम इसकी बैलेंस कंडीशन को भी जानेंगे। अब पहली चीज जो है इसके प्रिंसिपल के बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है। मतलब क्या, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम कर क्या रहे हैं कि ये जो पी क्यू ये 2 रेजिस्टेंस है, इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। ऐसे कैसे अगर मैं आर और इस एस रेजिस्टेंस की बात करूं तो इन्हें मैंने आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। अब यही बात अगर मैं पी और आर के लिए करूं तो ये जो रेजिस्टेंस है पी और आर इन्हें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। और ऐसे कैसे जो रेजिस्टेंस Q और S है इन्हें हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। तो PQ और RS जो है ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ऐसे ही अगर हम बात करें PR और QS ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो होगा क्या कि जब P और Q इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूंगा, मतलब इनका अगर आपस में मैं रेशो लूं और R और S को डिवाइड करते हुए इनका अगर मैं रेशो लूं और ये रेशो आपस में इक्वल हो जाता है तो हम नल डिफ्लेक्शन के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। इसे हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में होता क्या है कि अगर ये रेशो जितना आपस में इक्वल होगा, जितना क्लोज होगा एक दूसरे से, तो उस केस में क्या होगा उतना ही मोर प्रिसाइजली हमारा जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो वर्क करेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि जो 4 रेजिस्टर हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इसमें से 3 जो है ये नॉन रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस इनमें ऐसा होगा जो अननोन होगा। तो उसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो जितना बैलेंस कंडीशन जब हम ऑब्टेन करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये जो रेशो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में एड रेजिस्टेंस का वो आपस में जितना इक्वल हो सके उतना बेहतर है। तो उतना मोर प्रिसाइजली जो रहेगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करेगा, उतना बेहतर तरीके से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस की को प्रेस कर रहा हूं। तो जैसे ही की को प्रेस करता हूं तो मेरी बैटरी से करंट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसे हम नाम दे रहे हैं आई। तो ये जो आई करंट है फिलहाल फ्लो होते होते इस पॉइंट ए तक आ चुका है और ए पॉइंट पर जब आएगा तो ए पॉइंट जो है ये हमारा जंक्शन होगा और इस जंक्शन से जो करंट है वो डिवाइड होगा। तो फिलहाल मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये बोल रहा हूँ कि जो करंट आर्म ए से बी की तरफ जा रहा है उसे मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर I1 और जो ए डी आर्म में करंट बचा हुआ जाएगा, मतलब आई में से I1 करंट तो जा चुका है, अगर I1 को इस I से माइनस करूंगा तो मुझे रिमेनिंग करंट मिल जाएगा और यही रिमेनिंग करंट जो रहेगा वो आर्म ए टू डी फ्लो होगा। इसे मैं नाम दे देता हूं फिलहाल I2। अब होगा क्या कि I1 जो इस रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए पास होते हुए पॉइंट बी पर जाएगा, जो कि ये भी हमारा एक जंक्शन पॉइंट है। तो I1 जो है फिर यहां से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि I1 जब A से B पर पहुंचता है तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो करंट IG है इस I1 में से IG करंट जो है वो आर्म B टू D फ्लो होगा। कब? जब मैं इस की को प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही की को प्रेस करूंगा तो IG करंट जो है वो B से D की ओर फ्लो हो जाएगा। अगर I1 में से इस IG को मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे रिमेनिंग करंट मिल जाएगा। तो वो रिमेनिंग करंट जो है IG के फ्लो होने के बाद जितना भी करंट बच रहा है वो आर्क BC में फ्लो होगा। तो मैं इसे I1 में से IG को अगर माइनस कर दूंगा तो यही मेरा
रिमेनिंग करंट रहेगा, बचा हुआ करंट जो BC आर्म में फ्लो होगा। अब इस I2 के बारे में हम बात करें तो I1 IG करंट जो है वो इस T के प्रेस होने के बाद पॉइंट D तक आएगा। वैसे ही अगर हम बात करें तो I2 भी जो है इस पॉइंट D तक आएगा। तो हम लोगों को वही साइन कन्वेंशन यूज करना है जो हमने किरचॉफ करंट लॉ में यूज किया था कि जो जंक्शन पर करंट आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे लिए I2 भी इस D पॉइंट पर और IG भी इस D पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा और ऐड होकर जो करंट बनाएगा वो होगा I2 प्लस IG, और I2 प्लस IG जो है वो D से C की ओर फ्लो होना शुरू करेगा। तो इधर I2 प्लस IG जो है वो C हमारे जंक्शन पर आ रहे हैं और ऐसे ही I1 माइनस IG जो है वो भी इस पॉइंट C पर आ रहा है। तो दोनों करंट आ रहे हैं तो ये आपस में फिर ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, I1 माइनस IG, तो ये जो I1 माइनस IG है ये जंक्शन पर आ रहा है, ये आपस में पूरा पॉजिटिव होगा। ऐसे कैसे I2 प्लस IG भी पॉजिटिव होगा, तो इन्हें मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इन्हें आपस में ऐड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट IG है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास जो करंट रहता है वो होता है I1 प्लस I2, और यही I1 प्लस I2 के बारे में बात करें तो यही हमारे लिए क्या हो जाता है, करंट I। मतलब ये जो करंट I था ये सम था I1 और I2 का। तो यही जितना करंट हमने I बैटरी से लिया था वापस उतना का उतना करंट जो है वापस हमारी बैटरी में चला जाता है। तो फिलहाल हमको इसकी बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करना है। तो मैं फिलहाल इस बैलेंस कंडीशन की हेडिंग फिलहाल यहां पर लिख देता हूं, बैलेंस कंडीशन। तो हमें इस बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करना है किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। तो फिलहाल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से हमने करंट को डिवाइड भी परफेक्टली कर लिया और जितना करंट हमने बैटरी से लिया उतना है कि उतना करंट मैंने बैटरी को दे दिया। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से मुझे ये पता कि ये I1 और I2 जो है किस तरीके से स्प्लिट हो रहे हैं। तो अब जो है मैं किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ का यूज करने वाला हूं जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया था किरचॉफ सेकंड लॉ का, और उसमें हम लोगों ने साइन कन्वेंशन रूल को भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर 2 में जाकर उस चैप्टर 3 में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अब वहां पर हमने जो साइन कन्वेंशन रूल लिया था कि जो लूप है, तो यहाँ पर मुझे दो लूप दिख रहे हैं A B D A, ऐसे कैसे B C D B, ये मेरा सेकंड लूप है। अब इस लूप की डायरेक्शन में जो चाहूं ले सकता हूं, क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो लूप ले रहा हूं वो लूप क्लॉकवाइज ले रहा हूं। ऐसे कैसे इस लूप को भी थोड़ा सिंपल इस डेरिवेशन को रखने के लिए मैं क्लॉकवाइज ही कंसिडर कर सकता हूं। तो आप अगर चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं दोनों को, या तो आप चाहें कि एक क्लॉकवाइज रखे दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे फिलहाल घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। जो इनिशियल पोटेंशियल जो उस पॉइंट पर था बाद में भी घूम फिर कर आकर वही का वही रहेगा। तो अब इन लूप्स को हम सॉल्व करना जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लूप ए बी डी ए को ले रहा हूं। तो मैं यहां पर पॉइंट ए से चलना शुरू करूंगा। तो फिलहाल अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं आ रहा हूं इन लूप ए बी डी ए में। तो लूप ए बी डी ए में हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ए से बी जाएंगे, बी से डी, फिर डी से ए, फाइनली ए से शुरू करके हम वापस ए पर ही पहुंचने वाले हैं। तो आप इस लूप को देखिए। अब रूल क्या था कि अगर हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने P कंसिडर किया है, तो इनका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, माइनस I1P। अब लूप में हम B से D की ओर जा रहे हैं, तो B से D की ओर जाने में हो क्या रहा है कि मेरे लूप भी B से D जा रहा है और करंट IG जो है ये भी B से D जा रहा है। तो फिर जो है होगा क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G माना है, तो इस IG और G का प्रोडक्ट जो होगा फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसे नेगेटिव लेते हुए लिख देता हूं IG इंटू G।
अब जो है मैं डी पर आ चुका हूं और फाइनली मुझे डी से ए तक जाना है। तो जब मैं डी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मेरा लूप तो डी से ए जा रहा है, लेकिन जो करंट I2 है जो इस आर्म एडी में फ्लो हो रहा है, तो ये जो है ए से डी आ रहा है। तो इस केस में लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब हमारा वोल्टेज जो है जो शुरुआत में इस और इस पॉइंट पर ड्रॉप हो रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब ही ये होता है कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अब जो वोल्टेज जो है वो गेन हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन जो है लूप और करंट की वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनके प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर पॉजिटिव लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं I2 इंटू R, और ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है इनका जो सम होगा एल्जेब्रिक सम ये 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस लूप को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मैं ये कर रहा हूं कि ये जो नेगेटिव टर्म है इन्हें मैं इक्वल के उधर ही कर दूं तो होगा क्या, थोड़ी इक्वेशन बेहतर दिखेगी। तो I2R को मैं पॉजिटिव बनाते हुए इसी तरफ रख रहा हूं और इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को मैं इक्वल के उधर ले जा रहा हूं। तो फिलहाल जो है ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रही है और इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं। तो फिलहाल लूप जो है एबीडीए जो हमारा फर्स्ट लूप था वो यहाँ तक आकर सॉल्व हो चुका है, उसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे भी दिया है। अब बात करते हैं लूप सेकेंड के बारे में। तो इस लूप को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चला रहे हैं। तो मैं बी से शुरू कर रहा हूं, मैं बी से डी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी और डी से बी। तो मेरा जो लूप चलेगा एन लूप बी सी डी बी जो है वो मेरा लूप हो जाएगा, बी से सी से डी और डी से बी। तो शुरू करते हैं बी पॉइंट से। यहां पर अगर हम बात करें तो जो करंट I1 माइनस IG जो है इस रेजिस्टेंस में जब जा रहा है तो उस केस में इसका हमने रेजिस्टेंस जो लिया है ये Q लिया है। तो लूप की डायरेक्शन हम B से C जा रहे हैं। करंट की बात करें तो करंट भी B से C जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो रहेगा रेजिस्टेंस और करंट का ये नेगेटिव होगा। तो मैं इसका नेगेटिव, तो देखो मैं माइनस साइन का यूज जरूर कर रहा हूं लेकिन साथ में ब्रैकेट लगा रहा हूं। तो खासकर आपको भी ये ध्यान रखना है इस डेरिवेशन को सॉल्व करते वक्त कि ब्रैकेट जरूर लगा ले, बाद में इस माइनस साइन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इस करंट को लिख लेता हूं I1 माइनस IG और प्रोडक्ट हम कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस Q का। अब हम C से D की ओर जा रहे हैं। तो मेरा लूप जो है अब C से D की ओर जा रहा है, लेकिन हो ये रहा है करंट की डायरेक्शन जो है लूप के अपोजिट हो गई है। मतलब यहां पर इस आर्म DC में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं I2 प्लस IG और इसका जो रेजिस्टेंस है करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस S, इसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया। तो ये प्रोडक्ट लूप और करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने के कारण हमने पॉजिटिव, तो मतलब जो वोल्टेज है वो यहाँ पर हमारा गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हुआ, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा राइज हो गया है। अब जो है फाइनली लूप को कंप्लीट करने के लिए मैं डी से बी की ओर जा रहा हूं। तो जब मैं डी से बी की ओर जा रहा हूं तो फिर करंट IG जो है इस लूप की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो फिर मुझे ये प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस का और करंट का ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज जो है वो राइज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं IG इंटू G और इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फिलहाल हमने माइनस साइन का और रेजिस्टेंस का इस ब्रैकेट में प्रोडक्ट करूं तो होगा क्या, माइनस I1 Q, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा IG Q। अब आगे के बारे में बात करें तो I2 इंटू S प्लस IG इंटू S और लास्ट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो ये जो माइनस I1 Q है, तो फिलहाल चाहे तो हम इस नेगेटिव टर्म को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो होगा क्या IG Q प्लस I2S प्लस IGS प्लस IG G और ये नेगेटिव टर्म को मैं इक्वल के उधर ले जा चुका हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं पॉजिटिव I1 Q। तो फिलहाल इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देता हूं।
तो इन्हीं इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इन करंट IG, I2 और I1 इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन हमको जो है बैलेंस कंडीशन को फाइंड करना है। तो बैलेंस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो की कैटो रहती है ये ओपन हो जाती है, मतलब कि जो करंट हमारा आर्म BD में फ्लो हो रहा था वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि पूरा करंट I1 जो है वो B से C आर्म में चला जाएगा, हमको IG जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो IG फ्लो होकर यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी हमको IG करंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो करंट IG जो है हमारी इस एक्सप्रेशन में जो है वो जीरो हो रही है। तो आप चाहें तो इस आर्म को न बनाकर फाइनली जो I1 है उसको आगे फ्लो करवाते ले जाए, ऐसे कैसे I2 को फ्लो करवाते ले जाए। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 जब करेंगे तो वापस जो करंट I है वो हमको फिर से मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं एक अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं बस यहाँ पर ये कर रहा हूं कि जो करंट IG है, क्योंकि ये की ओपन हो जाएगी तो करंट IG जो है वो फ्लो होगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो ही जाएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में मैं जहां जहां भी IG है उसे जीरो कर दूंगा। तो बैलेंस कंडीशन में होता यही है कि जो करंट है जो हमारा ब्रिज है, तो वेटस्टोन ब्रिज में जो ब्रिज है वो यही आर्म है BD, तो इसमें फ्लो नहीं होता है। तो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, इन बैलेंस कंडीशन ये IG जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं आऊं तो जहां IG है उससे मैं जीरो कर रहा हूं, तो IG को जैसे ही मैं जीरो कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, I2R इक्वल्स टू I1P। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं कि I1P को हम पहले लिख दे और I2R को बाद में लिख दे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पर और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं। तो बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, ये आपस में इक्वल में आ जाएंगे। अब थोड़ी जगह कम है, फिलहाल ज्यादा चीजों की भी जरूरत हमें नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो भी जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड में अगर मैं आऊं तो इक्वेशन सेकंड में होगा क्या, ये जो IG वाली टर्म है तो ये जो है ये जीरो हो गई है। तो मैं यहाँ पर रेड पेन से टिक कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये टर्म जीरो हो गई है, IG जीरो होने से ये भी जीरो हो गई है और IG जीरो होने से ये भी जीरो हो गई है। तो तीन टर्म्स जो है वो फिलहाल मेरे लिए जीरो हो गई है। मेरे पास दो टर्म बची है, I2IS इक्वल्स टू I1Q। तो फिलहाल बैलेंस कंडीशन में मुझे ये एक्सप्रेशन मिल रही है, तो इसे मैं लिख देता हूं यहां पर I2S इज इक्वल्स टू I1Q। तो इसे मैं अगर रीअरेंज करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I1Q इज इक्वल्स टू I2S। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आफ्टर रीअरेंज। तो जैसे हमने यहाँ पर रीअरेंज किया था वैसे के वैसे फिलहाल मैंने वहां पर भी रीअरेंज कर दिया। तो इसे मैं एक्सप्रेशन जो है वो 4 को दे रहा हूं। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूं और इनका आपस में रेशियो लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन। तो इनको आपस में जो है मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड देखूं तो इधर न्यूमरेटर में जो है I1P मुझे मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड जो है वो I2S है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ऐसे कैसे राइट साइड बात करें तो होगा क्या, ये I2R इधर चला जाएगा और I2S जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हो क्या रहा है यहां पर, सॉरी I1P के डिवाइड में ये, हाँ I2, सॉरी मैंने यहां पर देखते हुए ऐसे लिख लिया। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं। इक्वेशन 4 में जो है वो I1Q है और ऐसे ही अगर हम बात करें तो I2R डिवाइडेड बाय I2, सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो करंट P और Q में जो है वो सेम करंट फ्लो होगा, मतलब ये P और Q जो है आपस में जो रहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे R और S जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे, इनमें भी जो है सेम करंट फ्लो हो रहा है। फिलहाल I1 से I1 जो है वो कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली P डिवाइडेड बाय Q और R डिवाइडेड बाय S ये जो है हमारी बैलेंस कंडीशन की एक्सप्रेशन है। तो ये जब आपस में इक्वल होंगे तो उतना ही हम बेहतर तरीके से अननोन रेजिस्टेंस जो है जिसके लिए हम इस ब्रिज का यूज करते हैं उसको हम फाइंड कर पाएंगे। तो यही थी फाइनली हमारी बैलेंस कंडीशन। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।